नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटुअल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पंजाब में बेअदबी के इश्यूज से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बॉन्डेड लेबर से संबंधित। कोट है आज का, गॉड हैज़ नो रिलीजन। सिंपल कोट है, महात्मा गांधी ने ये बात बोली थी। ये बात देखो तब इस्तेमाल कर सकते हो, मान लीजिए केस स्टडी आ जाती है यूपीएससी में एथिक्स के पेपर में कि दो धर्म के लोग जो हैं वो आपस में भिड़ गए हैं और आप वहाँ पे डीएम मौजूद हो, तो अपनी लाइंस को मजबूत करने के लिए, सब्सटेंशिएट करने के लिए ऐसी ऐसी लाइनें आप लिख सकते हो उनको समझाने के लिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप डीएम हो, आप उनको कैसे समझाओगे, समझ गए? तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्टोरल रोल को आधार कार्ड से लिंक करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 ये सरकार पार्लियामेंट में लेकर आई थी, जो अब पार्लियामेंट में पास भी हो गया है। जी हाँ, 20 तारीख को लोकसभा में पास हुआ और एक दिन बाद ही राज्यसभा में भी पास हो गया है। क्या ये अमेंडमेंट बिल? देखो, ये जो बिल है ना, ये 1950 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को अमेंड करता है। मेनली देखो 4 प्रोविजंस हैं इस बिल में, चारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ना, ये पीआरएस वेबसाइट का है। पहला प्रोविजन इस बिल में ये है, आधार कार्ड से लिंक किया जाए इलेक्टोरल रोल को। क्या फायदा होगा इसका? इसका फायदा देखो ये होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके 2 राज्य में वोटर आईडी होते हैं, 2 राज्यों में होते हैं, जैसे बिहार में भी है, महाराष्ट्र में भी है। कई ऐसे होते हैं एक ही राज्य में 2 जगह पे वोटर आईडी होती हैं। बिहार में भी है, पटना में भी वोटर आईडी है, मतलब वो पर्सन 2 जगह वोट दे सकता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सेम कंस्टिट्यूएंसी में 2 जगह वोट होता है, मतलब पटना में एक मोहल्ले में है और दूसरे मोहल्ले में भी है। और कई कई लोग तो देखो ऐसे हैं जिनका 3 जगह पर इलेक्टोरल रोल में नाम है, मतलब वो 3 जगह वोट दे सकते हैं। जबकि ये तो हमारे देश की डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है ना। एक पर्सन के पास 1 वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने ना 2015 में सबसे पहले बार प्रयास किया था इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई करने के लिए। उस समय इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की थी कि आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए इलेक्टोरल रोल को, ताकि जो ये बोगस वोटिंग होती है ना, इसे खत्म किया जा सके। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ गया कि वेलफेयर स्कीम्स के लिए आप आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का असर ये जो अभी अमेंडमेंट बिल पास हुआ है ना, इस पर भी देखने को मिला है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक एक करके हम इस बिल के प्रोविजंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो मेन प्रोविजन यही है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं उनको लिंक कर दिया जाए आधार कार्ड से। अब आपके घर में कोई छोटा भाई है, बहन है, उनकी उम्र 18 साल अभी अभी हुई है, वो वोट बनवाने जाएंगे तो उनसे उनका आधार कार्ड भी मांगा जाएगा। अब आपके मन में आया होगा कि अच्छा, नए वोटर्स का लिंक होगा, हमारा नहीं लिंक होगा। नहीं नहीं, हमारा भी लिंक होगा, जो पुराने वोटर्स हैं ना उनका भी लिंक होगा। तो ये पहला प्रोविजन है। अब क्या ये कंपलसरी है? ये मेन क्वेश्चन है। नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी कि आप आधार को कंपलसरी नहीं कर सकते वेलफेयर स्कीम्स के लिए, तो इस चीज के लिए भी, यानी वोट बनवाने के लिए भी आधार कंपलसरी नहीं है। कोई पर्सन है, जाता है, बोलता है कि सर जी मेरे पास है ही नहीं आधार कार्ड, मैं कहाँ से लाऊं? तो फिर जो अधिकारी है ना, मना नहीं कर सकते उस पर्सन को कि हम आपका वोट नहीं बनाएंगे, यानी ये ऑप्शनल है। हालांकि ये देखो, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है कि सरकार पहले ऑप्शनल खेलती है, चॉइस है, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब उस चीज़ को कंपलसरी बना दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐसा हुआ भी है। जैसे आज के समय में आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। पहले सरकार शुरू में बोला करती थी ये सिर्फ ऑप्शनल है। शुरू में सरकार माहौल बनाने के लिए ऑप्शनल बोलती है, बाद में उसे कंपलसरी कर देती है। ये क्रिटिसिज्म है, बाद में आएगा, पहले प्रोविजन से डिस्कस करते हैं। तो पहला प्रोविजन यही है, आधार कार्ड से इलेक्टोरल रोल को लिंक करना। दूसरा प्रोविजन ये है, पहले देखो वोट बनता था सिर्फ 1 जनवरी को। मान लीजिए किसकी उम्र 31 दिसंबर को 18 साल हो गई है ना, तो उसको तो फायदा है, वो अगले दिन जाके अपना वोट बनवा सकता है।
लेकिन अगर किसी की उम्र 2 जनवरी को 18 साल हुई है ना, उसे तो 1 साल इंतजार करना पड़ेगा अपना वोट बनवाने के लिए। तो ये बेवकूफ़ी थी, अब उसे ठीक कर दिया गया है। 1 साल में 4 बार वोट बनवाया जा सकता है। एक तो 1 जनवरी को, और दूसरी डेट्स कौन कौन सी हैं? 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। 3-3 महीने बाद डेट आएगी वोट बनवाने की। तो अब किसी को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा वोट बनवाने के लिए। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन ये है जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस। क्या मतलब है जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस कर दिए गए हैं अमेंडमेंट करके 1950 के एक्ट में? देखो, एक प्रोविजन ये था, जैसे कोई मेल ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, वो मेल है, वो ड्यूटी कर रहा है कहीं पर, तो उस मेल ऑफिसर की वाइफ अगर वहीं पर उसी कंस्टिट्यूएंसी में एज ए वोटर रजिस्टर्ड है ना, तो वो अपने पति के लिए वोट कर सकती थी। समझ गए? सर्विस वोटर के तौर पर वोट कर सकती थी उस मेल ऑफिसर की वाइफ, अगर वो उसी कंस्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड थी। तो यहां पे ना ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन नहीं है। ये लिखा था 1950 के एक्ट में कि वाइफ ऑफ ऑफिसर, स्पाउस होना चाहिए ना। मान लीजिए कोई वाइफ ऑफिसर है, यानी आर्मी में कोई फीमेल ऑफिसर है, अब उसका पति उसी कंस्टिट्यूएंसी में वोटर के तौर पर रजिस्टर है, वो तो वोट नहीं कर सकता था क्योंकि एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ था वाइफ ऑफ। तो अब इसे जेंडर न्यूट्रल बना दिया गया है, लिख दिया गया है स्पाउस ऑफ। मतलब कोई फीमेल ऑफिसर है तो उसका पति भी अपनी पत्नी के लिए वोट दे सकता है एज ए सर्विस वोटर। नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? नेक्स्ट प्रोविजन तो देखो सिंपल सा है, मतलब कोई खास नहीं है। 1951 के एक्ट में प्रोविजन ये था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो स्टेट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे पोलिंग खत्म हो गई उसके बाद ईवीएम को स्टोर करके रखने के लिए, तो इसे एक्सपेंड कर दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ना सिर्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती है ईवीएम को स्टोर करके रखने के लिए, बल्कि काउंटिंग के लिए भी, और पोल रिलेटेड मटेरियल को स्टोर करके रखने के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की एकोमोडेशन के लिए, पोलिंग पर्सनल की एकोमोडेशन के लिए। तो मतलब जिस पर्पज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती है ना, उस पर्पज़ का जो स्कोप है वो एक्सपेंड कर दिया गया है। पहले सिर्फ एक रीजन के लिए इस्तेमाल कर सकती थी, अब कई सारे रीजन्स के लिए। तो ये कोई खास प्रोविजन नहीं है। तो ये सारे प्रोविजंस हैं इलेक्शन लॉस अमेंडमेंट बिल 2021 के। अब बात करते हैं कंसर्न्स की। चलो आज एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। मैं आपको बता नहीं रहा हूं कंसर्न्स क्या है, आप बताइए। मतलब एग्जाम में आ गया एकदम से कंसर्न्स बताओ, तो आप क्या कंसर्न लिखोगे? सबसे पहला कंसर्न मुझे पता है आप लिखोगे प्राइवेसी का, क्योंकि आपको पता है जहां आधार आए वहां प्राइवेसी का पॉइंट लिख दो। सीधी सी बात है, लिख दो कि पुट्टा स्वामी केस की जजमेंट के बाद राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अभी तक डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल तो आया नहीं है, और ये जो सरकार कर रही है इससे प्राइवेसी का हनन हो जाएगा। ये पॉइंट आप लिख दोगे, मुझे पता है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे वो भी मुझे पता है। आप बताओगे कि इतना जल्दबाजी में क्यों पास कर दिया। ये देखो, 20 दिसंबर को लोकसभा में और 21 दिसंबर को राज्यसभा में। तो आप लिखोगे ये तो साहब जल्दबाजी में पास कर दिया, इसको सिलेक्ट कमेटी के पास या फिर दूसरी किसी ज्वाइंट कमेटी के पास भेजना चाहिए था। तीसरा पॉइंट बताओ आप क्या लिखोगे। मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है लेकिन बना के लिखना है पॉइंट वहां पे, तो आप क्या लिखोगे? तीसरे पॉइंट में आप वही लिख दोगे जो शुरू में हमने डिस्कस किया कि अभी तो सरकार बोल रही है कि ये ऑप्शनल है, लेकिन बाद में इसे कंपलसरी बना दिया जाएगा। चलो तीसरा भी मान लिया। चौथा क्या लिखोगे? इसके अलावा बताओ आपके पास कोई पॉइंट है लिखने का या फिर नहीं है कंसर्न्स में। चौथा पॉइंट देखो, आप ये लिख सकते हो कि कोई ना पॉलिटिकल पार्टी मिसयूज कर सकती है डेटा का। जैसे इलेक्टोरल रोल है, उसको आधार से लिंक कर दिया ना, तो इसका मतलब तो प्रोफाइलिंग कर लेगी कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास डेटा आ गया। जैसे पटना के इस वार्ड में ये लोग रहते हैं और उनका मोबाइल नंबर ये है, क्योंकि इलेक्टोरल रोल अगर आधार से लिंक हो गया तो मतलब पता लग गया ना कि पर्टिकुलर वार्ड में जो लोग रहते हैं उनका मोबाइल नंबर क्या है। फिर सरकार फर्दर प्रोफाइलिंग भी कर सकती है कि सरकार ये सोच सकती, ये डेटा इकट्ठा, सरकार नहीं मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिसके हाथ में डेटा लगता है, वो एक काम ऐसे कर सकती है। मान लीजिए डेटा इकट्ठा कर लिया 21 से लेके 30 साल तक के लोगों का बीच का। अब चूंकि आधार से लिंक है इलेक्टोरल रोल, तो 21 से लेके 30 साल के बीच में जिनकी उम्र है ना, उनके मोबाइल फ़ोन के नंबर निकाल लिए। अब उनको मैसेज भेजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यूथ जो है वो अलग इश्यूज से अट्रैक्ट होते हैं। उसी प्रकार से 35 से लेके 40 साल के बीच का जो लोग हैं उनका डेटा अलग से निकाल लिया। 60 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र है उनका डेटा अलग से निकाल लिया।
तो डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग करके उस डेटा का मिसयूज पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किया जा सकता है। अब डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज हो सकता है ना करें, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे एनालिटिका नाम की वो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो इस प्रकार से डेटा का मिसयूज करती हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, पर्टिकुलर पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए। तो ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से इस डेटा का मिसयूज कर सकती हैं। अब बारी आती है कंक्लूजन की। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंक्लूजन में देखो, आप बैलेंस सी बातें बोलोगे, जैसा हमेशा लिखते हो कि बोगस वोटर आईडीज को हटाने के लिए अगर इलेक्टोरल रोल को लिंक किया जाता है आधार से तो अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल पास करे ताकि डेटा का मिसयूज को रोका जा सके। सरकार ये भी सुनिश्चित करे कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो अपना वोटिंग देने के राइट से वंचित ना रह जाए, क्योंकि अभी तो ऑप्शनल है ना, फ्यूचर में कंपलसरी किया जा सकता है। तो इन कंसर्न्स को एड्रेस करने के बाद अगर लिंक किया जाता है तो ठीक है। एक और चीज़, सरकार को इस बिल को पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज देना चाहिए था और पब्लिक से भी कंसल्ट करना चाहिए था। अब तो देखो क्या ही होगा, मतलब बिल पास ही हो गया ना। अब तो सिर्फ प्रेसिडेंट की एसेंट मिलना बाकी है। खैर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पर ना मुझे आपके सजेशंस चाहिए, तो मैं इसे क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछता हूं। मान लीजिए आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठे हो और चेयरमैन आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यूपीएससी की एग्जाम प्रोसेस में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है ना, उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यूपीएससी की एग्जाम प्रोसेस में क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए। जैसे 2-3 रिफॉर्म्स का मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो हो सकते हैं आपके अनुसार। सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो अपना यूपीएससी का एग्जाम है ना, ये 1 साल में 2 बार होना चाहिए। एक बात बताओ, जब जेईई के एग्जाम, नीट के एग्जाम 1 साल में 2 बार कंडक्ट हो सकते हैं, तो यूपीएससी का एग्जाम 1 साल में 2 बार क्यों नहीं कंडक्ट हो सकता? इतना बड़ा हमारा देश है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स हो तो उसे एड्रेस भी किया जा सकता है। लेकिन अगर यूपीएससी का एग्जाम 1 साल में 2 बार कंडक्ट होगा तो बच्चे बेचारे इतने साल खराब कर देते हैं अपने यूथनेस के इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। कितना उनका समय बचाया जा सकता है और देश को कितना फायदा होगा। वो बच्चे जल्दी से इस एग्जाम से फारिग हो जाएंगे, जो भी उनकी डेस्टिनी होगी, तो उसके बाद वो अपने अपने काम में लगेंगे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों बैठे रहे ना इतने साल एग्जाम की प्रिपरेशन में? तो ये पहली चीज है। आप बताइए आपको क्या लगता है? दूसरी चीज, दूसरा रिफॉर्म देखो सिलेबस संबंधित है। देखो, मैं तो इस चीज के सख्त खिलाफ हूं। यूपीएससी जो अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लेती है ना पेपर में, जो किसी बुक में नहीं होते। अब कुछ लोग इसे बोल सकते हैं, अरे यूपीएससी को कोई नहीं हरा सकता, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है जो किसी के समझ में नहीं आते। मुझे तो ये बेवकूफ़ी लगती है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं यूपीएससी टाइम मैनेजमेंट चेक करने के लिए ये क्वेश्चन पूछती है। बिल्कुल भी नहीं है, उनको पूछने नहीं आते हैं। एक बच्चा पूरा साल तैयारी करता है तो जो पूछना चाहिए वो पूछ लो ना। ऐसे क्वेश्चंस जो ना किसी बुक में मिलेंगे, कोई भी बच्चा उसे सोल्व ही नहीं कर पाएगा, तो उन क्वेश्चंस को पूछने का फायदा ही क्या है? 200 मार्क्स के बजाय आप कम मार्क्स का पेपर ले लो ना, फिर इससे अच्छा तो। और दूसरा देखो, ये मान लीजिए अब कुछ सिलेबस अच्छा ही ऐड कर दो ना। अब देखो, इतने साल एक एस्पायरेंट तैयारी करता है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो वो मार्केट में जाता है ना प्राइवेट इंडस्ट्री में, उसको लगता है कि मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, इतने साल तो मेरे खराब ही हो गए। तो कुछ ऐसा ढंग का सिलेबस डाल दो ना करिकुलम में, सिलेबस में, कि अगर बच्चे का नहीं भी हुआ है तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री में जाए तो उसकी स्किल इतनी डेवलप हो चुकी है कि उसकी अच्छी जॉब लग जाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? ये जो अभी सिलेबस है ना, ये ठीक है, मैं इसको खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है जरूरी है, हमारे देश की विरासत है। कोई एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा तो उसको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ आप बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी जैसा कुछ ऐसा ऐड कर दो, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा भी, जिससे कि एस्पायरेंट का फाइनल सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो वो प्राइवेट इंडस्ट्री में गया है तो 1 लाख, मतलब अच्छा, बात पैसे की नहीं है, बात उसका टैलेंट का यूज तो हो जाए ना। इतने साल उसने मेहनत की है, उसको लगे कि हाँ मेरे इतने साल तैयारी करना वो था, वर्थ था। ऐसा सिलेबस आप बना दो। थोड़ा चले आ रहे हैं कॉलोनियल माइंडसेट जो है, उसी समय का जो सिलेबस है वो है। देखो, सॉरी अगर आपको लगे तो कि मैं ओवर इमोशनल हो रहा हूं इस इशू पर, बट देखो, जब किसी एस्पायरेंट के इतने साल तैयारी करने के बाद अटेम्प्ट पूरे हो जाते हैं ना, उसकी 15,000 की 20,000 की भी जॉब नहीं लगती, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का कि उसने इतने साल तक मेहनत की लेकिन स्किल कोई डेवलप नहीं हुई। खैर, आप अपने सजेशंस बता सकते हो। और सॉरी, इस इशू पे हमारे 3-4 मिनट थोड़े ख़राब हो गए।
नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ना, ये देखो, जो पंजाब में बेअदबी के मामले सामने आए हैं ना, उनसे संबंधित हैं। आपको पता है पंजाब में 24 घंटे में 2 बेअदबी के मामले सामने आए और दोनों की सिख संगत ने पीट पीट कर हत्या कर दी। अब कितना सही कितना गलत, उसी पर ये आर्टिकल है। देखो पंजाब में ना बेअदबी का इतिहास रहा है। पिछले 4-5 सालों में ऑलमोस्ट 500-600 बेअदबी के मामले सामने आए हैं और उन पर ना फाइनल कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो लोगों में गुस्सा है कि सरकार जो है वो बेअदबी को नहीं रोक पाई है और जुडिशियल सिस्टम भी वो फेल सा हो रहा है। इसलिए इसी गुस्से के चलते भीड़ अब सोच रही है कि खुद ही अपने हाथों में कानून लिया जाए, जो कि देखो गलत है, इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो देखो जुडिशरी डिसाइड करेगी ना बेअदबी हुई है या फिर नहीं हुई है। जैसे कपूरथला में जिस पर्सन को मारा गया उसकी तस्वीर सामने आई है, मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो आप चेक कीजिए। ये वही पर्सन है जिसके ऊपर बेअदबी का आरोप लगा कपूरथला में और जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो वीडियो में आपको लगेगा कि शायद ये मेंटली रिटार्डेड है और ये देखो ये चला गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब देखो ये हुआ, ये जुडिशरी डिसाइड करेगी ना, जुडिशियल सिस्टम है, रूल ऑफ लॉ है हमारे देश में कि किसने बेअदबी की है किसने बेअदबी नहीं की है। पॉइंट समझ गए ना? जिसने बेअदबी की है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन डिसाइड कौन करेगा? अगर देखो इस प्रकार से भीड़ डिसाइड करने लगी तो किसी के ऊपर भी बेअदबी का इल्जाम लगा दिया जाएगा और उसको मार मार के मतलब पीट पीट कर मार दिया जाएगा। फिर रूल ऑफ लॉ क्या रहा हमारे देश में? ये तो मोबोक्रेसी हो गया, ये तो भीड़ तंत्र हो गया। जैसे इस केस में गलती हुई, कपूरथला वाले केस में गलती हो गई, आगे भी तो गलतियां हो सकती हैं ना। किसी निर्दोष पर्सन की जान चली जाएगी ऐसे, तो भीड़ पीट पीट कर मार देगी तो उसको ना कुछ बोलने का मौका मिला, वो मेंटली रिटार्डेड था, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर सका। मतलब अगर कर भी सकता तो कोई ये जरूरी है कि उसकी बात भीड़ सुनेगी? तो लिंचिंग को तो देखो किसी भी सेंस में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। दिक्कत ये है कि इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में। कल अमरिंदर सिंह ने बोला था, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अदरवाइज उनके अलावा अभी तक किसी पॉलिटिशियन की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो लिंचिंग को क्रिटिसाइज कर सकें। सबने बेअदबी को तो क्रिटिसाइज किया है, लेकिन लिंचिंग को किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है, इस डर के चलते कि शायद सिख वोटर्स के वोट उनको ना मिले। और देखो अमृतसर में जो बेअदबी हुई ना, वो मामला काफी हैरान करने वाला है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में जिस पर्सन पर बेअदबी का आरोप लगा, अभी तक उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है। अब कुछ भी हो सकता है वो भी मेंटली रिटार्डेड हो, ये भी हो सकता है कि किसी दूसरे देश की एजेंसी ने, फॉर एग्जांपल आईएसआई ने उसे भेजा हो ऐसा करने के लिए, ताकि पंजाब में हिंदुओं और सिखों के बीच में माहौल खराब हो। कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखो थोड़ा सा ऐसा मतलब इम्पॉसिबल सा लगता है कि इतने दिन हो गए अभी तक उसकी पहचान नहीं की जा सकी। आधार कार्ड में हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं, वहां से भी डेटा चेक कर लिया, कोई ना कोई तो सामने आ ही जाता है ना कि ये मेरे गांव का है, मेरे पड़ोस का है, कोई ना कोई तो बोल ही देता है। अभी तक किसी ने नहीं बोला कि ये पर्सन जिस पर अमृतसर में बेअदबी का आरोप है वो कौन है। तो हो सकता है कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो, जिसकी गहनता से पुलिस को जांच करनी चाहिए। और जो भी बेअदबी के आरोपी हैं उनको देखो सजा मिलनी चाहिए कानून के मुताबिक। कानून क्या कहता है? देखो 2 सेक्शंस हैं आईपीसी के, एक सेक्शन 295 और एक सेक्शन 295A। सेक्शन 295 जो है वो तो देखो ये बोलता है कि आप प्लेस ऑफ किसी भी धर्म के प्लेस ऑफ वर्शिप को डिफाइल करते हो ना, तो 2 साल की सजा हो सकती है मैक्सिमम। ये सेक्शन 295A जो है ये बोलता है कि अगर आप किसी धर्म की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हो ना, तो मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है। पंजाब सरकार ने देखो 2 बार एक बिल पास किया अपनी पंजाब असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, और राष्ट्रपति के पास भेजा इस आईपीसी से संबंधित सेक्शंस में अमेंडमेंट के लिए। पहले तो देखो जब अकाली दल की सरकार थी ना, तो उन्होंने बिल ये भेजा था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करता है उसे लाइफ इंप्रिजमेंट दी जाए। तो प्रेसिडेंट ने बोला अरे ये तो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है ना, सिर्फ एक धर्म के धार्मिक ग्रंथ की बात की गई है। तो फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, उन्होंने फिर से बिल भेजा कि किसी भी धर्म के धार्मिक ग्रंथ की कोई बेअदबी करता है तो उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जाए। लेकिन प्रेसिडेंट ने पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के इस बिल को एसेंट अपना नहीं दिया है। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं देखो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के अगेंस्ट हो जाएगा। मतलब किसी से बाय चांस कोई गलती हो गई, गलती से गलती हो गई, इग्नोरेंस में, उसको पता नहीं था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इस धार्मिक ग्रंथ
को इस प्रकार से नहीं हैंडल करना चाहिए था, उससे इग्नोरेंस में गलती हो गई, तो उसके लिए उसको पूरी उम्र की सजा देना ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के अगेंस्ट है ना। जिस हिसाब से आपने कानून तोड़ा है, जिस हिसाब से आपका क्राइम है, उसी हिसाब से आपकी सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये प्रोविजन है। पाकिस्तान में ना आईपीसी है, क्योंकि दोनों इंडिया और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सिस्टम को इनहेरिट किया है, तो जैसा हमारा आईपीसी सेक्शन 295 है वहां पे भी है। हालांकि उन्होंने ना 1980s में सेक्शन 295C ऐड कर दिया कि अगर कोई प्रोफेट मोहम्मद के बारे में बोलेगा गलत तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। क्या हम भी उसी प्रकार से रेडिकलिज्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं? तो ये आवाम को समझना होगा, यानी जनता को भी समझना होगा और पॉलिटिशियंस को भी समझना होगा। पॉलिटिशियंस की देखो ड्यूटी बनती है कि अभी जैसे पंजाब में जो इतना गुस्सा है लोगों में, बेशक बेअदबी के कारण हो या फिर दूसरे इश्यूज के कारण हो, उस गुस्से को टैकल किया जाए और पंजाब में कम्युनल टेंशंस बढ़ने से रोकी जाएं, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बॉन्डेड लेबर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, एक फेनोमेनन जो अक्सर देखने को मिलता है, मान लीजिए कोई मजदूर है जिसका नाम है एक्स, वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। उस मजदूर के घर में कोई बीमार हो गया तो मजबूरी में उस एक्स मजदूर को फैक्ट्री मालिक से कुछ एडवांस लेना पड़ा। तो फैक्ट्री मालिक ने एडवांस दे तो दिया, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी वसूलना स्टार्ट कर दिया। और चूंकि एक्स के पास पैसे तो थे नहीं एडवांस चुकाने के लिए, तो फैक्ट्री मालिक ने उस मजदूर को कहा कि हर महीने आपकी सैलरी से मैं कुछ ना कुछ पैसे काटूंगा। तो मजदूर की यह मजबूरी बन गई उसी फैक्ट्री में काम करना, क्योंकि फैक्ट्री मालिक के पैसे लौटाने हैं। और जबकि फैक्ट्री मालिक जो है वो जो एडवांस दिया है ना, उधारी दी है, उस पर इंटरेस्ट भी वसूल रहा है। तो ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं कि मजदूर को कहीं और से पैसे ना मिलें तो वो मजदूर जो है फैक्ट्री मालिक के पैसे लौटा पाए, क्योंकि देखो उसकी सैलरी इतनी है नहीं, एडवांस पे इंटरेस्ट भी वसूला जा रहा है फैक्ट्री मालिक के द्वारा। तो मजबूरी में वो मजदूर जो है वो फैक्ट्री छोड़ भी नहीं सकता और कोई काम भी नहीं कर सकता। तो ये हुआ बॉन्डेड लेबर कि वो फंस गया मजदूर उधारी लेके, उधार पे इंटरेस्ट भी लग रहा है, सैलरी इतनी है नहीं और सैलरी से पैसा कट भी रहा है, चूंकि थोड़ी बहुत सैलरी आ रही है सिर्फ, तो इंटरेस्ट वो चुका ही नहीं पा रहा है। जितनी उसकी सैलरी है उससे तो सिर्फ वो इंटरेस्ट चुका पा रहा है। तो इस पूरे विशियस साइकिल में वो फंस गया है, वो काम भी नहीं छोड़ सकता। ये है बॉन्डेड लेबर। अब इसे रोकने के लिए ना एक कानून था पहले, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस कानून में ना प्रोविजंस थे कुछ, जैसे रूल नंबर 21 जो ये बोलता था कि कोई मजदूर अपने फैक्ट्री मालिक से ना मैक्सिमम 2 कैलेंडर मंथ्स की जो सैलरी है वो एडवांस के तौर पर ले सकता है। 2 मंथ की सैलरी से ज्यादा एडवांस वो नहीं ले सकता अपने फैक्ट्री मालिक से। नेक्स्ट चीज, फैक्ट्री मालिक जो है ना मजदूर से अगर अपना एडवांस वसूलता है तो वो सैलरी 1/4 से ज्यादा नहीं काट सकता। एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए किसी वर्कर की सैलरी है 15,000, तो पहली तो चीज वो मैक्सिमम 30,000 का एडवांस ले सकता है फैक्ट्री मालिक से, इससे ज्यादा नहीं, ताकि वो बॉन्डेड लेबर में ना फंस जाए। दूसरी चीज, अगर फैक्ट्री मालिक 30,000 का लोन ले लिया उस मजदूर ने, तो फैक्ट्री मालिक ना उस मजदूर की सैलरी में 1/4 से ज्यादा नहीं काट सकता पर महीने। तो 15,000 का 1/4 कितना हुआ? 3750। तो एक महीने में 3750 से ज्यादा रुपए उसकी सैलरी से नहीं काट सकता फैक्ट्री मालिक अपना एडवांस वापस वसूलने के लिए। तो ये प्रोविजंस थे मिनिमम वेजेस एक्ट 1950 में बॉन्डेड लेबर को रोकने के लिए। लेकिन ना अभी हाल ही में सरकार एक नई लेबर कोड लेके आई है। ये देखिए 2019 में कोड ऑन वेजेस, हालांकि रूल्स अभी नोटिफाई नहीं किए हैं, बट इस नए कोड ऑन वेजेस में ना ये जो प्रोविजंस थे ना वो हटा दिए गए हैं। यानी कि पहले जो 2 महीने का कैप था ना कि 2 महीने से ज्यादा मजदूर फैक्ट्री मालिक से लोन नहीं ले सकता, एडवांस नहीं ले सकता, ये मैक्सिमम लिमिट को हटा दिया गया है। दूसरा, इवन इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा सकता है फैक्ट्री मालिक के द्वारा जो एडवांस दिया गया है मजदूर को, तो इसे भी लीगलाइज कर दिया गया है। तो अब तो देखो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है फैक्ट्री मालिक के द्वारा, गलत है। नेक्स्ट प्रोविजन, पहले जो था ना कि सैलरी से 1/4 से ज्यादा नहीं कट किया जा सकता एक महीने में फैक्ट्री मालिक के द्वारा अपने एडवांस को वसूलने के लिए, इसे इंक्रीज कर दिया गया है। अब फैक्ट्री मालिक मैक्सिमम 1/2 वसूल सकता है, ना कि 1/4। तो राइटर यही कहते हैं, देखो ये तो सीधा सीधा
बॉन्डेड लेबर इंक्रीज करने वाली बात हो गई। इसके बाद राइटर एग्जाम्पल देते हैं काफ़ी सारे, जैसे बारन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में 2011-12 में सहरिया जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लोग हैं वो बोल्डली सामने आए और उन्होंने बोला कि इस प्रकार से वो बॉन्डेड लेबर में फंस गए थे। सिख, कास्ट, हिंदू, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स के बॉन्डेड लेबर में फंस गए थे और जनरेशन से वो उनके यहाँ पर काम करते आ रहे थे। और चूंकि अपर कास्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं कलेक्टोरेट से, वो भी एक्नोलेज नहीं करते कि हाँ सहरिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो बॉन्डेड लेबर में फंसे हुए हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2015 में राइटर ने एक कैंपेन चलाया था, माइन लेबर प्रोटेक्शन कैंपेन। तो इसमें जिन भी वर्कर्स से उन्होंने बात की ना, हर 3 में से 1 पर्सन ने ना अपने एम्प्लॉयर से लोन जरूर लिया था वर्क ज्वाइन करते वक्त। और उनमें से 50% तो ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि लोन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमने पहले वाले एम्प्लॉयर से लोन ले रखा है तो उसे चुकाने के लिए, या फिर मनी लेंडर से जो लोन ले रखा है उसे चुकाने के लिए। तो देखिए कि मजदूर किस प्रकार से बॉन्डेड लेबर में पूरी तरह से फंस जाते हैं। ये बॉन्डेड लेबर देखो अभी भी चली आ रही है। बॉन्डेड लेबर बोल लीजिए, फोर्स लेबर बोल लीजिए। गवर्नमेंट ने मजदूरों की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कुछ खास किया नहीं है, इसी वजह से ये बॉन्डेड लेबर का जो फेनोमेनन है आज भी चला आ रहा है। और अगर ये कोड ऑन वेजेस 2019 फॉर्म में आ गया ना, तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी और ज़्यादा बॉन्डेड लेबर देखने को मिलेगी। और चूंकि देखो बॉन्डेड लेबर में ज़्यादातर लोग दलित्स और लैंडलेस होते हैं ना, जैसे देखो नागौर स्टडी में ये सामने आया कि जितने वर्कर्स थे ना 56% तो दलित थे और माइन ओनर्स सिर्फ 3% दलित थे। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें बोली जाती है ना, 1 पर्सन 1 वोट, उसकी क्या वैल्यू हो जाती है जब 1 पर्सन की इकोनॉमिक वैल्यू ही कुछ ना हो। तो पर्सन्स की जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसका सुनिश्चित करना भी सरकार का काम है। तो लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के चक्कर में सरकार जो लेबर प्रोविजंस है ना उनको पूरी तरह से डाइल्यूट ना कर दे। अगर डाइल्यूट सरकार कर देगी ना तो जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं तो उनका जो प्रोटेक्शन है ना फिलहाल इन कानूनों में जो बहुत सोच समझ के पहले आया था वो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा और समाज में जो सिचुएशन है इन लोगों की वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो ये 3 इश्यूज आज हमने डिटेल से डिस्कस किए और यूपीएससी के रिफॉर्म से संबंधित आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।